स्टार्ट करते चलिए। अच्छा, इसमें अगेरिकस में हालांकि ये बिसिडियो माइकोटा की टाइप है। अच्छा, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, यानी नहीं होती, बहुत कम होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आके मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब लिख रहा था कि पेपर ए में ही वो ऊपर कह रहा है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और स्मट स्मट में हम अग्री करके कर गए कि अच्छा नहीं हुई। रस्ट का उसने खुद ही बता दिया कि उसमें जो है वो एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पर जब हम अगेरिकस पे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है जो अबाव ग्राउंड होती है सारी की सारी, जिसको हम स्पोरोफोर कह रहे हैं, वो कह रहा है जी कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चले फिर ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें होती होगी। क्या किया जा सकता है? बेसिडिया के थ्रू ही होती है, ये याद रखें। अच्छा, एक ये टर्म मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, फेरी रिंग्स की। जो बेसिडियो माइकोटा है ना, वो ज्यादातर इस तरह ग्रो करते हैं, आपको नजर आएंगे ये मशरूम्स सर्कल में। किसी को पता है ये क्यों होता है ऐसा? ये सर्कल में क्यों है, ये लाइन में क्यों नहीं है? क्यों जी? क्या लगता है आप लोगों को? चलो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कहते ये हैं, ये कहते हैं कि फर्ज कर लें यहाँ पर सेंटर में एक मशरूम होगी। अब ये कैसे बनता है रिंग में, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सैफुल्ला, वेरी गुड। हाँ जी, अंडरग्राउंड ग्रोथ के थ्रू ही बनती है। चलो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताऊँ कि ये अंडरग्राउंड ग्रोथ कैसे होती है। अच्छा, फर्ज कर लें यहाँ पर पहले ये, अच्छा फर्ज कर लें यहाँ पर सेंटर में ये यहाँ पर एक मशरूम उगी होगी, ठीक है जी। अच्छा, ये एक मशरूम उगी होगी। अब ये बेसिडियो माइकोटा के बारे में कहा जाता है कि इसके जो हाइफी है ना, जो अंडरग्राउंड होते हैं ना, वो ग्रो करते रहते हैं चारों चारों डायरेक्शंस में। हर तरफ इसके जो हाइफी हैं वो ग्रो करते रहते हैं। अब जब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हाइफी ग्रो कर रहे होंगे चारों साइडों पे, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि फिर साइडों से भी ये जो मशरूम है ये बाहर को उगना शुरू करेगी ना। यानी सेंटर में एक मशरूम उगी इन स्टार्ट, और इसके हाइफी नीचे अंडरग्राउंड ग्रो कर रहे हैं। तो वो अंडरग्राउंड ग्रो करते हुए जब इससे थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर इसकी चारों साइडों पे ही लॉजिकली ये ऐसे करके सर्कल में मशरूम्स उगनी चाहिए। उगनी चाहिए कि नहीं उगनी चाहिए? उगनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाले हाइफी वो फिर जो है स्पोरोफोर को जनरेट कर देंगे नीचे से। सो अब हम, हाँ जी, सो अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि शुरू में एक मशरूम उगी और उसकी वजह से साइडों पे ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी उसके नीचे वाले हाइफी की ग्रोथ की वजह से साइडों पे को 5-10 मशरूम्स उग गई। अब होगा क्या कि दरमियान वाली मशरूम का की जिंदगी तब तक खत्म हो चुकी होगी और वो मर जाएगी। अब रह जाएगा ये वाला सर्कल। इस सर्कल के हाइफी अंडरग्राउंड ग्रो करेंगे और उनकी वजह से यहाँ पर एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे करके। अब फर्ज करें महीना लगा और ये एक सर्कल बना, तब तक ये जो अंदर वाले सर्कल के वाले जो मशरूम्स थी उनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा और वो उनकी डेथ हो जाएगी। सो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हाइफी के अंडरग्राउंड ग्रोथ की वजह से ये जो साइडों वाला रिंग है ये बड़ा होता जाएगा और जो दरमियान वाले मशरूम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। सो इस तरह से ये जो फेरी रिंग्स हैं ये बनते हैं। अच्छा, इनको फेरी रिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बंदा इधर जाता है ना, फेरी रिंग्स के अंदर एक बात मशहूर है कि फेरी रिंग्स के अंदर जो बंदा जाके डांस करता है वो फेरी, वो जाके ना मतलब जो है वो परियों वाले जहान में चला जाता है, वो फेरी टेल्स में चला जाता है, ख्याली दुनिया में चला जाता है। तो इधर जाएं, इसके अंदर जाके डांस शुरू करें और आपका वास्ता जो है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, फेरी टेल्स में आप लोग चले जाएंगे। तो अच्छा मशवरा है वैसे, जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं ना, करना हमें यही चाहिए, ढूंढते हैं और इधर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए इनको फेरी रिंग्स कहते हैं। चलो आगे चलते हैं जी। सो यहाँ तक हमारे 6 फाइलम कंप्लीट हो गए। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ जल्दी जल्दी से।
ठहराव वाले सारे चल जाए, यहाँ तो सारे ठहराव वाले हैं। अच्छा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी ना आपको नाम गिनवाता हूँ। मिक्सोमाइकोटा, ओओमाइकोटा, उसके बाद हमने पढ़ा एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। अच्छा, अभी हमारे 5 हुए हैं, ठीक है जी। तो अब हम आ गए छठे के ऊपर। सो ये छठा हमारा ग्रुप आ गया ड्यूटेरियोमाइकोटा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इम्परफेक्ट फंजाई हम कहते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नहीं मिली। सो इनके अंदर ना ड्यूटेरियोमाइकोटा के अंदर ज्यादातर मेंबर्स जो हैं वो एस्कोमाइकोटा के हैं, और कुछ मेंबर जो हैं वो बेसिडियोमाइकोटा के भी हैं। ड्यूटेरियोमाइकोटा की अब मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं जनाब, एगेरिकस और पेनिसिलियम। अब यहाँ पर किसी का माइंड क्लिक किया है इन एग्जांपल्स को देख के कि एगेरिकस में और पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती? हम पीछे पढ़ के तो आए हैं कि पेनिसिलियम में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एगेरिकस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो कोई तुक नहीं बनती फिर ड्यूटेरियोमाइकोटा में एगेरिकस को और पेनिसिलियम को रखने की। पेपर ए में ड्यूटेरियोमाइकोटा का टॉपिक नहीं था, ये मैंने इंक्लूड किया है एफएससी में। अब एफएससी में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अगेरिकस वाला जीनस और पेनिसिलियम वाले जीनस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सो हमने इन दोनों को ड्यूटेरियोमाइकोटा में इंक्लूड किया हुआ है। पेपर ए जब मैंने खोला है तो मुझे पेनिसिलियम के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिली है और अगेरिकस के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिली है। फिर मैंने कंक्लूड ये किया, मैंने कहा कि होता ऐसा होगा कि कुछ पेनिसिलियम की स्पीशीज में, क्योंकि ये जीनस है ना, तो कुछ पेनिसिलियम की स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और कुछ में नहीं होती होगी, और सेम केस अगेरिकस के साथ होता होगा। अब अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं और हमें डॉक्टर सना पूछती हैं कि जी कोई ड्यूटेरियोमाइकोटा की मिसाल दे दें हमें, तो हम उनको कहते हैं जी कि अगेरिकस एग्जाम्पल है, अगेरिकस में नहीं होती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो हमें अगर कहें कि भाई अगेरिकस में तो होती है, तो हम उनको इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि मैडम हमने एफएससी की किताब पढ़ के आए हैं और एफएससी में ये लिखा हुआ है कि अगेरिकस में और पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ स्पीशीज में होती होगी और कुछ में नहीं होती होगी। तो जो स्पीशीज अगेरिकस या पेनिसिलियम की ऐसी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें नहीं मिली, उनको हमने ड्यूटेरियोमाइकोटा में रख दिया है। ये हो गई जी हमारे 6 ग्रुप्स बड़े जो हैं। जो 7वां ग्रुप है जिसको हम क्ट्रीडोमाइकोटा कहते हैं, अब वो पेपर ए में नहीं था, मैंने फिर उसको नहीं छेड़ा। जो जिनका ताल्लुक पेपर ए से बन रहा था, मैंने उन सारों को डिस्कस कर लिया है। अब आ जाए फंगल डिजीजेस के ऊपर। रस्ट हमने डिस्कस कर ली हुई है, स्मट डिस्कस कर ली हुई है, डैम्पिंग ऑफ मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो ऊपर हमने पढ़ा एक ऑर्गेनिज्म था उसकी वजह से डैम्पिंग ऑफ होती है। एक डिजीज है डाउनी माइल्ड। फाइटोफथोरा इन्फेक्टेंस। ये क्या है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस सैफुल्लाह? ये डिजीज करता है, काज करता है, ये जो आपने ऊपर लिखी हुई है डैम्पिंग ऑफ। नहीं, ये नहीं काज करता, ये नहीं करता। डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है, एक सेकंड मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे नाम बोल गया, पिथियम डेब्राइनम। हाँ मुझे याद आ गया, हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। जो पिथियम डेब्राइनम है ना, ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज काज करती है, आप क्लियर कर लो। अच्छा, एस्कोमाइकोटा को जी क्यों रखा गया ड्यूटेरियोमाइकोटा में? हाँ जी एग्जैक्टली आयशा, की क्योंकि कुछ मेंबर्स इनके ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर नहीं है। तो ड्यूटेरियोमाइकोटा जो ग्रुप है उसका रूल ही यही है, ये एक आप ऐसे समझ लें डैम्पिंग साइट है कि जो चीज़ कहीं भी फिट नहीं हो रही उसे ड्यूटेरियोमाइकोटा में डाल दो। साइंटिस्ट ने कहा कि जी जिस जिस ग्रुप में जिस जिस स्पीशी में हमें नहीं मिलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उसको एक अलहदा ग्रुप ड्यूटेरियोमाइकोटा में डाल देंगे। ये जो एस्कोमाइकोटा के कुछ मेंबर्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उनको इसलिए ड्यूटेरियोमाइकोटा में इंक्लूड किया गया। चलें, अच्छा जी, डाउनी माइल्ड्यू, ये 2 ऑर्गेनिज्म है, एक है प्लाज्मोफेरा विटिकोला और दूसरा है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामेनिकोला। ये दोनों ये डिजीज कॉज करते हैं, ग्रेप्स और बाजरा के ऊपर ज़्यादातर ये होती है, और इसके अंदर स्मॉल ग्रीनिश ऑयली स्पॉट्स बनते हैं, यानी लीव्स के ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके लिए मॉइस्चर वेदर बड़ा सूटेबल है, यानी जब मॉइस्ट कंडीशन होती है डाउनी माइल्ड्यू की डिजीज बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो प्लाज्मोफोरा विटिकोला है, ये भी एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसके बारे में ये बात भी याद रखने वाली है।
एक और डिजीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज पाउडरी माइल्ड्यू। अब इन दोनों में माइल्ड्यू का नाम आता है और ये दोनों जो हैं ये ग्रेप्स पे और बार्ले पे होती हैं। इन दोनों के बारे में कॉमन चीजें कि दोनों में माइल्ड्यू का नाम है, दोनों ग्रेप्स पे और बाजरे पे होती हैं। अच्छा, ये दो ऑर्गेनिज्म है, एक है यूनिकुला नेकेटर और दूसरा है एरिसीफी ग्रामिनस, एरिसीफी ग्रामिनस। ये दो पॉजिटिव एजेंट है पाउडरी माइल्ड्यू के। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, मेल फॉर्मेशन एंड डिसकलरेशन ऑफ लीव्स अकर। लीव्स का जो है कलर है वो जो है वो डिसअपियर हो जाता है, लीव्स जो है उनका कलर खत्म हो जाता है। अच्छा, ये ड्राई वेदर में ज्यादा होती है और जब विंड चल रही होती है। तो डिफरेंस जरा याद रखिएगा, पाउडरी माइल्ड्यू और डाउनी माइल्ड्यू में एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि डाउनी माइल्ड्यू में मॉइस्ट वेदर सूटेबल है और पाउडरी माइल्ड्यू में ड्राई वेदर सूटेबल है। आखिरी टॉपिक हमारा आज का लाइकन्स है जी। आपको पता है ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है एलजी का और फंजाई का। ठीक है, यहाँ पर 3-4 मैंने टर्म्स लिखी है, उन्हें ध्यान से देख लें। अब लाइकन्स के अंदर जो फंगस इन्वॉल्व होगी ना उसको हम कहते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। और फंजाई के साथ जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं फोटोबायोन्ट। यानी एलजी के लिए हम टर्म यूज करते हैं फोटोबायोन्ट की और फंजाई के लिए टर्म यूज करते हैं माइकोबायोन्ट की। अब ये जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म है लाइकन के केस में ये एलजी भी हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। नहीं, ये मैंने पेपर ए से ही लिखा है, फर्क जो मुझे मिला मैंने उससे लिखा है। कंफर्म कर लेना, फिर दोबारा जरा पेपर भी पढ़ लेना और नेट से भी चेक कर लेना। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था लाइकन्स में जनाब एक तो पार्टिसिपेंट फंगस होता है, दूसरा पार्टिसिपेंट या एलजी हो सकता है और या साइनोबैक्टीरिया हो सकता है। अगर पार्टिसिपेंट एलजी है तो हम उसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट और अगर पार्टिसिपेंट साइनोबैक्टीरिया हो तो उसको हम कहते हैं साइनोबायोन्ट। तो माइकोबायोन्ट, फोटोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट और साइनोबायोन्ट की टर्म्स आपने याद रखनी है। टाइप्स लाइकन्स की होती, फॉर्म्स लाइकन्स की होती हैं 3। पहली फॉर्म है जी क्रस्टोज लाइकन। इनकी शेप क्रस्ट की तरह होती है, यानी जैसे अर्थ क्रस्ट नहीं है। अब अर्थ क्रस्ट ना हम जमीन की ऊपर वाली तह को बोलते हैं, जो पहली लेयर है इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो ये लाइकन भी उसी तरह की होती है, ये बिल्कुल जमीन के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक लेयर की तरह, एक तह की तरह। तो इसलिए हम इसको क्रस्टोज बोलते हैं और इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। अब सबस्ट्रेटम हमारा जमीन हो गया ना, तो ये जमीन से अटैच होती है। दूसरी टाइप है जी फोलियोज लाइकन। अच्छा, ये लीफ की तरह होती है, इसके अंदर लीफ लाइक लोब्स होते हैं एंड इट इज नॉट अटैच्ड, ये अटैच नहीं होती। आखिरी टाइप हमारे पास लाइकन की फ्रूटिकोज लाइकन होती है। ये सिलेंड्रिकल और रिबन लाइक अपीयरेंस की होती है। दो चीजें और रह गई। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन एस्कोलाइकन और बेसिडियो लाइकन, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। अगर लाइकन के अंदर जो फंजाई इन्वॉल्व है वो उसका ताल्लुक एस्कोमाइकोटा से है तो वो हो गई एस्कोलाइकन, और उसका ताल्लुक बेसिडियो माइकोटा से है तो वो हो गई बेसिडियो लाइकन। लास्टली एक टर्म है हमारे पास लाइकिनोमेट्री। ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जी, ध्यान से सुन लें। इसमें हम लाइकन्स की ग्रोथ को यूज करते हैं आर्कियोलॉजिकल डेटिंग के लिए। यानी अगर हमने को पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पुराना है, कितने लाख या अरब साल पुराना है, और उसके लिए अगर हम लाइकन्स की ग्रोथ को यूज करें तो इस टेक्निक को लाइकनोमेट्री कहते हैं। यानी अगर हमें किसी रॉक या किसी ऑर्गेनिज्म के साथ लाइकन भी मिलता है जो पुराना है, अगर हमें लाइकन के फॉसिल मिलते हैं तो उस लाइकन को यूज करके ये पता लगाना कि ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है, इस मेथड को हम लाइकनोमेट्री कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। ये हमारा एंड हो गया 23 पेजेस का जो हमारा सेशन था फंजाई के ऊपर। अच्छा, सैफ पूछ रहे जी कि स्मॉल बुश लाइक स्ट्रक्चर्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ लाइकन। ये तो मुझे भी नहीं पता, बता दो यार। मैं ना एक्चुअली कर रहा हूँ पेपर ए को फॉलो, उसकी ना वजह है।
जो भी हमारे पेपर बनते हैं ना, या आप कह लो एमफिल के बनते हैं, या हम इंटरव्यू देने जाएंगे, या हम अगर पीपीएससी में भी अपेयर होंगे, तो वहाँ जो लोग मौजूद हैं या जिन्होंने पेपर बनाना है, जिन्होंने हमारे इंटरव्यूज़ करने हैं, वो सारे वो लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। और आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में पहले 4 साल में ज़्यादातर ये ABCD ही पढ़ाए जाते हैं। और अगर एक बंदे को ABCD क्लियर आते हैं, हम 5वें से 8वें सेमेस्टर पे नहीं जाते, अगर एक बंदे को ABCD ही क्लियर आते हैं, सो दैट मीन्स ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। सो एक स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए जो टीचर सवाल पूछेगा वो भी पेपर ABCD में से ही पूछेगा। और अगर आपको ABCD क्लियर है, ABCD क्लियर है, तो फिर जो है ABCD क्लियर है, तो फिर आप जा सकते हैं, यानी 5वें 6ठे 7वें सेमेस्टर में जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं उनके ऊपर। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, ये पेपर ए से की हैं, कुछ मैंने इंटरनेट से मदद ली है। मेरा 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 आइडिया ये है कि अगर आप सबको ये 23 पेजेस आते हैं जनाब आली, तो फंजाई में से आने वाला MCQ आप कर लोगे। फंजाई में से आने वाला MCQ रहता नहीं है, ठीक है जी। हो सकता है कि कोई अगर एडवांस लेवल का MCQ आ जाए, अगर कोई चुस्त MCQ आ जाए, यानी जो याद रखा ही नहीं जा सकता, याद रखा ही नहीं जा सकता, तो फिर वो तो किसी को भी नहीं आता होगा। वो तो याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो बेसिक MCQs हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने ये कोशिश की थी कि ये हमारा कोई 90 को पेजेस का चैप्टर है, इसको मैंने ये 22-23 पेजेस में जो है वो सम अप कर दिया है। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर पिक्चर्स भी ऐड कर दी है। अब ये पूरी PDF फाइल है। फ़र्क आप एक काम करना कि इस फाइल को ना दोबारा वर्ड में कन्वर्ट करके, या मैं आपको वर्ड में ही भेज दूंगा, जहाँ जहाँ आपको लगे ना कि कोई मजीद पिक्चर या कोई मटेरियल ऐड होता है, मैं अभी सेंड कर दूंगा। मैं बात कंप्लीट कर लूँ, सुन ले ज़रा। अच्छा, फ़र्द आपको जहाँ लगे ना कहाँ कहीं कोई पिक्चर मजीद ऐड हो सकती है, या कोई मटेरियल इसमें मजीद ऐड हो सकता है, आप वो ऐड करके 1-2 दिनों में इसको अपडेट करके फिर दोबारा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब लोगों तक ये पहुँच जाए। अब क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं बहुत सारी जो है ना डायग्राम्स और पिक्चर्स ऐड नहीं कर सकता होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी 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 इसको कंप्लीट करके एक बना के, एक पूरा बना के जो है वो डॉक्यूमेंट ये आप लोगों को दे दूं। और ये फिर है जो हमारा, अब हमारा फंजाई हो गया है। अच्छा, एक काम आपने और करना है, आप सब ने, आपने ना आज जाके अपना पेपर ए वाला ना, पेपर ए खोलना है जिनके पास है। हाँ, डिजीज से रिलेटेड ऐड किया जा सकता है। डैम वो जो है पोटैटो लीफ ब्लाइट वाली डिजीज है ना, वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से होती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐड कर लेना। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से तो वो हमारा फाइटोफथोरा भी हो जाएगा। अच्छा, एक काम आप सबने करना है, ठीक है साहब, मैं आपको ना एक लिंक भेज दूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना आज। अच्छा, एक काम आप सबने करना है, आपने ना जाके अपना पेपर ए खोलना है, और पेपर ए के चैप्टर 5 जो है हमारा फंजाई वाला, उसके ना एक्सरसाइज के MCQs करने हैं। अगर ये हम सारे करेंगे, आज मैं भी करूंगा, मैं भी MCQs देखूंगा, मैंने देखे नहीं है। तो आज मैं ज़रा ये अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे भी लगाएं, कि अभी हमने ये 2 घंटे का सेशन किया और इसमें 23 पेजेस पढ़े हैं, तो हमें एटलीस्ट इस काबिल होना चाहिए कि 80-90% MCQs जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं वो हम जो है वो सॉल्व कर लें। तो अगर हम 80-90% MCQ सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे पेपर इस चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं, तो फिर मैं ये समझूंगा कि हमारी ये जो एफर्ट है ये सही जा रही है, और फिर हम इस रूटीन को आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर हम मजीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे या किसी और तरीके से इसको करने की कोशिश किया करेंगे। तो एक तो आपने ये काम करना है, और सारे लोगों के पास मेरा नंबर तो है ऑलमोस्ट, आपने मुझे पर्सनली बताना है कि कितने MCQs आप लोग अटेम्प्ट कर सके हैं ये आज वाला सेशन लेके। कल वाला भी ले लीजिएगा। दूसरी बात, आप सारों ने आज से एक और काम किया करना है कि हर सेशन के बाद आप लोग कोशिश किया करें, चाहे मुझे एक लाइन में एक मिनट फर्ज ज़रा, चाहे मुझे एक लाइन में फीडबैक दें, मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें एक टेक्स्ट मैसेज करके कि आज का सेशन ऐसा था और हम उसको आगे इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एक तो मैं ज़रा मोटिवेटेड रहता हूँ, और फिर मुझे पता चलता रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो फिर मैं उनको ऐड करता रहूँगा।
आखिरी बात ये कि आप में से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारनी। ये अभी 7 लोग रह जाते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं ये स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, एटलीस्ट हम 15-20 लोग हों, ताकि हम सारे एक दूसरे की वजह से जो है वो मोटिवेटेड होकर पढ़ते रहें। हम सब के अपने टारगेट्स हैं, आपने एमफिल में एडमिशन लेने हैं, पीपीएससी के पेपर देने हैं, आगे एजुकेटर्स की सीटें आ रही हैं, वहाँ पे हम सब ने अप्लाई करना है। तो हम सब के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये जो मटेरियल है एटलीस्ट ABCD ये हमें आता हो। तो आप सारे ज़रा मेरा साथ दीजिए, मैं भी ऐसे कोशिश करता रहूँगा, लगा रहूँगा। हाँ जी फरत, अब आप पूछिए क्या क्वेश्चन है। जी, आपने एक पॉइंट डिस्कस किया था, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी एक पॉइंट जो आपने डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जो बेसिडियो स्पोर्स हैं या जो एस्कोस्पोर्स हैं, ये दोनों तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की टाइप नहीं है। एग्जैक्टली, दोनों ही सेक्सुअल प्रोडक्शन की टाइप है। तो एस्कोस्पोर्स तो बिल्कुल बनते हैं उससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही। और एक मिनट, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी ठीक। हाँ जी हाँ जी जी, अब आ रही आवाज़? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, वो आप लेफ्ट, आप उस टाइम आपने ना उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था, ये बात हमने की थी कि मतलब हम ऊपर पढ़ के आए हैं बेसिडियो माइकोटा, जब हमने शुरू किया है, ये पेपर ए में ही लिखा हुआ है कि बेसिडियो माइकोटा में सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होती एक्सेप्ट रस्ट। ठीक है, हुँ। लेकिन अच्छा रस्ट में तो होती है, वो हमने मान लिया। और स्मर्ट को हमने डिस्कस किया, तो स्मर्ट में हमने देखा कि सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होती। स्मर्ट के अंदर वो डाइकैरियोटिक हाइफी बनते हैं और फिर डाइकैरियोटिक हाइफी से बेसिडियो स्पोर बन जाता है। तो स्मर्ट में भी हमें समझ आ गई कि सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगैरिकस में ये बड़ा क्लियर था कि वहाँ पर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो मैं ये इनके साथ यही डिस्कस कर रहा था कि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि ऊपर पेपर ए में ही उसने लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन अगैरिकस में जब हमने पढ़ा है तो वहाँ पर बेसिडियो स्पोर भी बन रहे हैं, और वो हमें पता है कि तो सेक्सुअल कैसे बनते हैं। डॉक्टर हमाद अशरफ की बुक है ना मेरे पास, अच्छा अच्छा। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है बेसिडियो माइकोटा में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पोर्स बट नॉट वेरी कॉमन। मींस कि उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि बेसिडियो माइकोटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन नहीं होती। ठीक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ये बेसिडियो स्पोर्स के ज़रिए हो रही होती है। और एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर्स जो हैं वो भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप के तौर पर लिखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक तो मैं थोड़ा-सा इसमें हो रही थी कन्फ्यूज़ ठीक हो कि गया। इसमें एग्ज़ैक्ट पॉइंट जो है वो क्या हो सकता है? एस्को एस्को के मामले में तो हम क्लियर है ना कि उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसके बाद एस्कोस्पोर बनते हैं, इसमें तो हम क्लियर हैं। कंफ्यूजन हमें मतलब हम सबको आ रही थी उधर बेसिडियो में। तो अब बेसिडियो में शायद वो मिस प्रिंटिंग की वजह से वो लाइन लिखी गई हुई है उसमें, पेपर ए में, ये जो तनवीर मलिक और रामे की बुक है कि सेक्स और रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो फिर हम इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि बेसिडियो माइकोटा में ए सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है वो अनकॉमन है और सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है बेसिडियो स्पोर्स के थ्रू। चलिए फर्दर ये पॉइंट जो है ना वो मैं कंफर्म कर लूँगी, तो फिर ठीक है, इसको जो है वो कर लेंगे फाइनलाइज़। चलें ठीक है। चले थैंक ये। यू। अहमद भाई, जब आर यू लिसनिंग मी? यस यस आई एम। हाँ जी, जब हम वो ये दूसरे आगे वाले जो अभी आप बता रहे थे डिटेरो माइकोटा, उधर हम जाते तो उधर तो फिर ये नहीं होती। उधर हमने जहाँ एग्जांपल दी थी पेंसिलियम और अगेरिकस जी की। जी जी हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि ये दोनों जीनस है। ठीक है, जी जी। तो मैंने एफएससी की बुक पढ़ी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगेरिकस में और पेंसिलियम में सेक्स को हमने ड्यूटीरियो माइकोटा में इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सो और जब मैंने पेपर ए पढ़ा तो उसमें अगेरिकस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र था और पेंसिलियम में भी था। सो अब ये दोनों जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट है। सो मैंने उससे कंक्लूड ये किया है कि कुछ अगेरिकस की स्पीशीज ऐसी होंगी, क्योंकि जीनस है ना, तो कुछ स्पीशीज ऐसी जी होंगी जिसमें उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिली होगी, उनको उन्होंने ड्यूटेरियोमाइकोटा में डाल दिया। इसी तरह कुछ स्पीशीज उनको पेंसिलियम इस तरह की मिली होंगी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिली होगी, तो उसको भी उन्होंने ड्यूटेरियोमाइकोटा में डाल दिया। तो पूरा पूरा जीनस ड्यूटेरियोमाइकोटा में नहीं है। जिन स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपने अपने ग्रुप में है, जिनमें नहीं है वो ड्यूटेरियोमाइकोटा में है। और जिस दिन जिस स्पीशी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पता चल जाएगा उसको वो ड्यूटेरियोमाइकोटा से उठा के उसके रिलेटिव ग्रुप में डाल देंगे।
ये भी तो हो सकता है कि एफएससी का जो लिखा हुआ है वो अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि इनकी जो फंजाई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डे बाय डे चेंज हो रही है। तो मे बी वो अपडेट ना हो जो एफएससी में लिखा हुआ है, वो जो पेपर ए में लिखा हुआ है वो अपडेटेड हो। ये भी हो सकता है, लेकिन अच्छा इस बारे में ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस किताब में जो भी लिखा हो ना, यानी जो हमारी ऑथेंटिक बुक्स है, यानी अगर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड भी है और अगर वो एफएससी वाली किताब 20 साल भी पुरानी है, तो जब हम कहीं टेस्ट में जाएं या जब हम कहीं इंटरव्यू में जाएं तो हमें वही किताबें फॉलो करनी है। हम वो उधर जाके उनको ये नहीं कह सकते कि जी मॉडर्न डे रिसर्च ये कह रही है। जब हम्म। जब जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो हम उनको यही कहेंगे कि जी हम बुक के मुताबिक सर हम आपको आंसर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बुक पढ़ी होती है और वो बुक को ही ऑथेंटिक मानते हैं। रिसर्च फ्लो नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे अभी प्लांट्स के बारे में कहा जाता है, हम बुक्स में पढ़ते हैं कि वो ग्रीन एल्गी से बने हैं, उनके इंसेस्टर ग्रीन एल्गी हैं प्लांट्स के, जो हमारे पास क्लोरोफाइटा का किंगडम है। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था कि ये प्लांट जो है ये ज़्यादा रिलेटेड है एवोल्यूशनरी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एज कम्पेयर टू एल्गी। सो अब जो बॉटनिस्ट है वो ये सोचना शुरू हो गए हैं कि प्लांट्स का की जो एवोल्यूशन है वो डायरेक्ट ब्लू ग्रीन एल्गी से हुई है, साइनोबैक्टीरिया से हुई है, बजाय ग्रीन एल्गी के। लेकिन जब अगर हमें यही सवाल पेपर में आ जाए या यही सवाल हमसे इंटरव्यू में पूछे तो हम उनको नहीं कहेंगे ये कि जी वो तो साइनोबैक्टीरिया से बने हैं प्लांट। हम उनको सीधा सीधा ये कहेंगे कि जी ये ग्रीन एल्गी से ही बने हैं। दूसरा, ये साइमा की बात सही है कि एफएससी और एमकैट से ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है, चाहे वो गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, हमें उसको फॉलो करना है। इस हवाले से और अगर और किसी का कोई पॉइंट है तो वो डिस्कस कर ले, मुझे करेक्ट कर दिया करें अगर आपको कहीं लगे कि मैं मतलब यहाँ पर मिसगाइड कर रहा हूँ या इस तरह का कोई सीन है तो वो मुझे बता दिया करें। और कोई बात और कोई क्वेश्चन किसी का, फिर हम एंड करते हैं। अभी ये दो बातें जो मैंने आपको अस्सलाम कही। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो आप बायोलॉजी का भी तो सेशन ले सकते हैं ना, उसका भी तो हमने अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी, मेरा प्लान यही है, मैंने आप एक दिन पहले भी डिटेल में बताया था। पहले हम करेंगे ABCD, फिर हम जाएंगे 5वें 6ठे 7वें सेमेस्टर के ऊपर। इसके बाद हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम करेंगे सेल बायोलॉजी को डिस्कस। ठीक है जी। जब सेल बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह जनरल पोर्शन के ऊपर जाएंगे जो हमारा 20 नंबर का है। तो जब तक है जान या जब तक टेस्ट स्टार्ट नहीं होते, जितना टाइम हमारे पास है हम कोशिश करेंगे कि जितना कुछ कवर हो सके उतना कर लें। तो ये है प्लान, इंशाल्लाह इसी हिसाब से चलेंगे। अगर बायोलॉजी का टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं तो फिर बस ठीक है। फिलहाल ABCD कर लें। ABCD कर लें, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जिन लोगों ने FSC नहीं पढ़ी, खुदा का नाम है पढ़ लें, अपने हाल पे रहम करें। आपने ये जो टेस्ट देने हैं ना, आगे आगे आपको लग पता जाना है। अगर आप लोगों ने FSC ना पढ़ी हुई तो सारे लोग FSC पढ़ लें। ये लाख रुपए की बात मैंने कर दी है। दो बातें मैंने आपको कही, एक तो ये जो आपने पेपर एक MCQs करने हैं सबने जाके, और मुझे आपने बताना है। दूसरी बात, फीडबैक आप सारे मुझे देना पर्सनली, ताकि मुझे आइडिया हो कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और फरत मैं ये अच्छा, आपको थोड़ा सा जो यूई का इंटरव्यू है, जो अपकमिंग इंटरव्यू है, उससे हाँ जी। रिलेटेड थोड़ा सा आइडिया देने। आपने तो इंटरव्यू दिया हुआ है। अच्छा, पिछली बार 3 से 4 टीम्स इन्होंने बनाई हुई थी। एक टीम में मैम शुमाइला मैम सना थी, एक टीम में डॉक्टर अस्मा और एक और टीचर था, और एक टीम में डॉक्टर शिदा और डॉक्टर नवीद थे। एक टीम में मैम अस्मा और डॉक्टर जहरा थी। तो बंदा जाता है इनके पास, जो है इंटरव्यू देने वाला, ये उससे उसका हालचाल पूछ के सादा सादा से सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ, मुझसे डॉक्टर शिदा ने और डॉक्टर नवीद ने क्या सवाल पूछा। डॉक्टर शिदा कहती है कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे किस दिन होता है। डॉक्टर नवीद मुझे कहते हैं कि अमाइनो एसिड जीन और जीनोम में से बताओ कि सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है। फिर मुझे कहते हैं कि PCR क्या होता है, इसके बारे में बता दो। तो जनरल जनरल सवाल पूछते हैं, आपने वही इनको बताने होते हैं। डॉक्टर शुमाइला में ने एक दो बच्चों से पूछा कि प्रोटियोम क्या होता है,
तो ये इस तरह के सादा सादा से सवाल होते हैं। तो बस ये यही है आई थिंक, बाकी कोई नहीं। मैं डॉक्टर 5-7 मैम सवाल पूछे शुमाइला थे। तो वैसे नहीं है इस बार, थैंक गॉड। कौन नहीं है? मैम शुमाइला नहीं है इस बार, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी अब आप कह छोड़। सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बैड लक भी हो सकता है। अब ये तो वो क्या कहते हैं, तो एक गुडविल नहीं बनी होती, तो जिसकी गुडविल थी उसकी तो मौजें थी पिछली बार, जिसकी गुडविल नहीं थी उसको फिर उसने हाँ, पूछना ही था। इंटरव्यू तो लक पे डिपेंड करता है, आसान सवाल पूछ लिया तो बस ठीक है, नहीं पूछा तो बस फिर वहाँ पे फंस गए। हाँ जी ये है। शरद आपका एग्रीकल्चर में भी तो आ जाएगा नेम, उधर तो इंटरव्यू भी नहीं होता। यार ऑप्शंस तो ज़हन में रखनी चाहिए ना, अभी उसका भी बड़ा लंबा प्रोसीजर है, देखते हैं क्या होता है। ये लक का ऐसे ही है, मेरे से उन्होंने 7 सवाल पूछे थे, सातों ही आसान आसान थे, मैंने जल्दी जल्दी जवाब दे दिए, तो वो बस ये हो गया इंटरव्यू। जिसके क्वेश्चन ठीक हो, जो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चन मेन उन्होंने जनरल नहीं होते। कॉन्फिडेंस चेक करना होता है कि कौन कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है और हाँ कौन जी, जो है वो। क्वेश्चन जनरल नहीं पूछते, एजुकेशन में नहीं पूछते, और सारे चले, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं। जो इंटरव्यू होता है वो होता है क्वेश्चन बेस्ड है। चलें जी, ठीक है, क्लियर है सबको, बस करें। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।